हमारा जो नया चैप्टर है वो क्या है, क्लास 11th के लिए जी, क्लास 11th के लिए। और चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। नेक्स्ट, गुड्स। अब ये गुड्स क्या चीज हो जाती है? गुड्स का मतलब होता है फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड। फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड का मतलब है कि वो चीज, जिस चीज का आपका कारोबार है, आप जिस चीज को परचेज तो करते हो लेकिन बेचने के पर्पज से। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी कारपेंटर है, वो लकड़ी का सामान खरीदता है। तो अगर वो लकड़ी का सामान खरीदता है और उसे बेचने के पर्पज से खरीदता है, तो वो लकड़ी का सामान जो है उसके लिए क्या कहलाएगा? गुड्स। एक आदमी है, उसकी शॉप इलेक्ट्रॉनिक की है, अगर वो पंखे लेता है, वो टीवी लेता है, वो फ्रिज लेता है, वो कूलर खरीदता है, तो वो चीज उसके लिए गुड्स कहलाएगी। अगर कोई और आदमी इस चीज को लेता है तो उसके लिए वो चीज पंखा, फ्रिज, टीवी, कूलर ही कहलाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी चीज परचेज करते हो बेचने के पर्पज से, आपका कारोबार उसी चीज का है, तो वो आइटम, जो भी आपके आइटम होंगे, वो सारे के सारे आइटम आपके लिए क्या कहलाएंगे? गुड्स। लेकिन अगर आप बेचने के पर्पज से नहीं लेते, तो वो चीज आपके लिए एसेट्स होती हैं, और एसेट्स के नाम एज इट इज लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये सोचा कि मैं एक कारोबार करता हूं, और मैंने सोच लिया कि मैं अपना मोबाइलों का बिजनेस करता हूं। तो मैं अगर मोबाइल 10 खरीद के लाता हूं या एक मोबाइल खरीद के लाता हूं, तो वो मोबाइल मेरे लिए गुड्स है। लेकिन अगर सपोज कीजिए मेरा कारोबार मोबाइल्स का नहीं है, और मैं मोबाइल परचेज करके लाता हूं, तो मेरे लिए एसेट्स है, और मैं उसे मोबाइल का इनाम दूंगा। तो गुड्स का मतलब हो गया वो फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड, जिसे आप खरीदते होते हो लेकिन बेचने के पर्पज से लेते हो, तो वो चीज क्या कहलाती है? गुड्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा लायबिलिटी। अब लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया? लायबिलिटी का मतलब हो गया कि वो अमाउंट जो फर्म पे करती है। जो फर्म क्या कर रही है? पे। आपके जो भी रुपए हैं जो आप पे कर रहे हो, आपके ऊपर जो कर्ज है, कर्ज को हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब है वो अमाउंट जो फर्म किसी को पे करेगी। वो उधार का भी हो सकता है, वो लोन भी हो सकता है, वो अदर पर्पज से भी हो सकता है। तो लायबिलिटी कहलाता है क्या चीज? वो अमाउंट जो फर्म पे करती है, इन फ्यूचर पे करती है। ठीक है जी। जैसे सपोज की, जब आप कोई चीज परचेज करते हो, जब आप उधार में कोई चीज परचेज कर रहे होते हो, तो उस आदमी को जो पैसे पे करोगे, वो चीज क्या कहलाएगी? लायबिलिटी। आप कोई बोरो करते हो, आप कोई लोन लेते हो, उसकी पेमेंट आप करते हो, तो वो क्या कहलाता है? लायबिलिटी। अब ये लायबिलिटी दो टाइप की होती है। एक तो होती है इंटरनल लायबिलिटी। अब इंटरनल लायबिलिटी का मतलब हो क्या? फर्म अपनी फर्म के अंदर अगर किसी को कुछ पे कर रहा है या पे करने वाला है इन फ्यूचर, तो वो चीज लायबिलिटी कहलाती है। अब इंटरनल लायबिलिटी कैसे हो सकती है? मेरी एक फर्म है, और अभी तक मैंने क्या नहीं दी है? सैलरी। मैंने किसी को सैलरी पे नहीं करी है। आप मानते हो, हम बिजनेस जब करते हैं तो हर महीने हम सैलरी पे करते हैं। 1 तारीख को मैंने एक आदमी को अपने यहां जोड़ा, 30 तारीख को मुझे उसे सैलरी देनी है, तो मैं 30 तारीख को सैलरी नहीं देता। 30 के बाद 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख या 6 तारीख या 7 तारीख तक मैं उसकी सैलरी पे करता हूं। तो 30 तारीख तक उसकी सैलरी तो हो गई, लेकिन मैंने उस पैसे को अभी पे नहीं करा है। तो जो पैसा मैंने अभी पे नहीं करा है वो क्या है? मेरी सैलरी। सैलरी किसकी है? वर्कर्स की। और वर्कर्स मेरे बिजनेस के अंदर के हैं, या मेरे मैनेजर्स, उन पैसों को देना है। या कैपिटल, ये चीज मेरी क्या कहलाती है? इंटरनल लायबिलिटी। कैपिटल भी इंटरनल लायबिलिटी होती है, क्योंकि हम फर्म के अंदर कैपिटल को एज ए उधार पैसा लेते हैं, तो वो इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है। किसकी? मैनेजर वगैरह की सैलरी। एक्सटर्नल लायबिलिटी, जब आप परचेज करते हो, आपने कोई चीज परचेज करी, और परचेज करी किसमें? क्रेडिट में। और उस आदमी के पैसे देने, या फिर आपने कोई लोन ले लिया, लोन वाले के पैसे देने, तो वो कहलाता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। और जो पैसे फर्म के अंदर पे करने हो, वो कौन सी हो गई? इंटरनल लायबिलिटी। मींस लायबिलिटी में दो कैटेगरी हो गई। लायबिलिटी का मतलब वो अमाउंट जो फर्म पे करती है, आपके ऊपर जो कर्ज होता है, वो कर्ज लायबिलिटी कहलाता है। वो लायबिलिटी दो टाइप में हो गई। इंटरनल लायबिलिटी जो फर्म के अंदर की हो, एक्सटर्नल लायबिलिटी वो लायबिलिटी जो ओनर्स या जो मालिक फर्म के बाहर पे करता है। क्लासिफिकेशन के हिसाब से लायबिलिटी जो बैठती है वो किस तरह से बैठती है? नंबर 1, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी जो आफ्टर 12 मंथ, ऐसी लायबिलिटी जो हम 12 महीने के बाद पे करते हैं। क्लासिफिकेशन के हिसाब से लायबिलिटी हो गई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब लंबे समय के लिए। ऐसा कोई पैसा जो आप 12 महीने के बाद पे करोगे, वो पैसा क्या कहलाता है? नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी का मतलब है विद इन 12 मंथ। ऐसा कोई पैसा जो आप 12 महीने के अंदर अंदर पे करते हो, यानी कि 1 साल से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए।
तो जो 12 महीने के अंदर पे करी जाएगी करंट लायबिलिटी, लंबे टाइम के लिए नॉन करंट लायबिलिटी। अब जैसे कि नॉन करंट लायबिलिटी में कौन कौन से नाम आ जाते हैं, वो लायबिलिटी जो फ्यूचर में पे करेंगे, जैसे कि लोन, बोरो, आपने किसी से बोरो कर लिया पैसा, वो आपकी क्या कहलाती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इसके अंदर डिबेंचर्स भी आते हैं। डिबेंचर का मतलब होता है आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बिजनेस से कहीं बाहर लगाते हैं या उससे लेते हैं। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जैसे कि आप सपोज कीजिए क्रेडिट में कोई माल लेते हैं तो क्रेडिटर्स, या फिर बिल पे, बिल के पैसे पे करने हैं, या किसी का भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह गया है, वो चीज क्या कहलाती है, करंट लायबिलिटी। तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट है एसेट्स। अब एसेट्स क्या होती है, एसेट जो होता है वो हमारा होता है बिजनेस के लिए इकोनॉमिक रिसोर्सेस, वो रिसोर्सेस जिसके थ्रू हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होता है या हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कह सकते हैं हम इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो होते हैं हमारी फर्म के, वो चीज क्या कहलाती है, हमारा एसेट्स। बेनिफिट से है इन फ्यूचर हमें प्रॉफिट होता है, यानी आने वाले टाइम में जिससे हमें क्या होता है, बेनिफिट होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, एसेट्स। आप दूसरे वर्डों में देख सकते हैं एसेट्स का मतलब होता है वो सारी चीजें जिन पर मेरे राइट्स होते हैं, जिन्हें मैं इस्तेमाल कर सकता हूं अपनी फर्म में, वो सारी की सारी चीजें या वो सारी प्रॉपर्टी जो मेरी अपनी होती हैं। कौन कौन सी, किस किस तरह से, जैसे सपोज कीजिए नॉन करंट एसेट्स क्लासिफिकेशन के हिसाब से, नॉन करंट एसेट्स, दूसरी होती है मेरी करंट एसेट्स, और तीसरी मेरी कौन सी होती है, फिक्चर्स एसेट्स। कौन कौन सी होती हैं देखते हैं। जैसे नॉन करंट एसेट्स नंबर 1। अब नॉन करंट एसेट्स क्या होती है, फर्स्ट, नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिन्हें हम परचेज तो करते हैं लेकिन मकसद उन्हें बेचने का नहीं होता, ये हमारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज को बढ़ाती हैं, नहीं ली जाती, वो हमारी कौन सी कहलाती हैं, नॉन करंट एसेट्स। इसके अंदर हमारा नाम आता है फिक्स एसेट्स का। अब फिक्स एसेट हमारी दो क्लासिफिकेशन होती हैं। कौन कौन सी क्लासिफिकेशन, नंबर 1 टेंजेबल एसेट्स। टेंजेबल एसेट्स से मतलब होता है ऐसी एसेट्स जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, वो एसेट्स जो उनका फिजिकल एक्सटेंट होता है, यानी उनका अपना एक वजूद होता है, उन एसेट्स को हम कौन से एसेट बोलते हैं, टेंजेबल एसेट्स। जैसे कि मशीन, प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर, हम इन चीजों को देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, लेकिन हम, हमारा मकसद इन्हें बेचने का नहीं होता। क्योंकि अगर सपोज कीजिए मैं अपनी मशीन बेच दूंगा तो मेरे रिसोर्सेज कैसे बढ़ेंगे, मेरी तो फर्म खत्म हो जाएगी। बिल्डिंग है, मैं अगर बिल्डिंग को बेच दूंगा तो मेरा कारोबार कहां से चलेगा। तो ये चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बेचने के पर्पज से नहीं लेते। यानी कि टेंजेबल एसेट्स का मतलब वो एसेट्स जिन्हें हम खरीदते तो हैं लेकिन मकसद बेचने का नहीं होता, वो एसेट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनका अपना फिजिकल एक्सटेंट यानी वजूद होता है। अब दूसरी जो आती है वो और हमारी आती है इंटेंजिबल एसेट्स। अब इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स उन एसेट्स को कहते हैं जिनका फिजिकल एक्सटेंट नहीं होता, यानी उनका कोई अपना वजूद नहीं होता, हम उन्हें देख नहीं सकते, हम उन्हें टच नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी बदौलत आप कोई चीज खरीद लेते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने पानी की दो बोतल रखी है, एक बोतल पे सादा लेबल है और एक बोतल पे किसी कंपनी का लेबल लगा हुआ है, तो आप कौन सी चीज लेना पसंद करते हो, उस कंपनी का लेबल जिस पर उसका नाम लिखा हुआ होता है। भले उस बोतल के अंदर पानी कोई सा भी हो, लेकिन आपको एक फेथ होता है कि यार ये नाम है तो वो चीज सही होगी, उसे हम बोलते हैं गुडविल। जैसे सपोज कीजिए आपके सामने दो स्वीट्स रखी हुई हैं, अब दोनों स्वीट्सों में दोनों सेम प्लेट है, आपको नहीं पता कौन सी प्लेट, लेकिन अगर हम उसके ऊपर टैग लगा दें, एक पर टैग लगा दें हल्दीराम स्वीट्स और एक पर हम लगा दें नेमचंद स्वीट्स, तो आप कहोगे यार हल्दीराम स्वीट्स का नाम तो सुना है लेकिन नेमचंद स्वीट्स तो हमें नहीं पता कौन सी है। तो आपका एक फेथ किस पर है, हल्दीराम स्वीट्स। इसी तरह जब आप कोई कपड़े लेते हो तो आपका कोई ना कोई ब्रांड होता है, आप उस ब्रांड के बदौलत कपड़े लेते हो। आप कोई ज्वेलरी लेते हो तो ज्वेलरी के अंदर एक ब्रांड होता है, आप उस ब्रांड के बदौलत लेते हो। इसका मतलब है इंटेंजिबल एसेट जो होती है वो होती है वो एसेट्स जिन्हें हम खरीदते तो हैं लेकिन हम उन्हें छू नहीं सकते, हम केवल नाम से उन चीजों को लेते हैं, उन पर हमें फेथ होता है, उनकी गुडविल से लिया जाता है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, गुडविल, पेटेंट, ब्रांड, ये सारी की सारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। और टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जो हमें दिखाई भी दे रही होती हैं और हम छू भी सकते हैं, जैसे इक्विपमेंट, मशीन, बिल्डिंग, व्हीकल, स्टॉक, लैंड, कैश, ये सारी की सारी चीजें। तो इससे हमें क्या पता चला, एसेट्स दो टाइप की हो गई। नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स में दो पॉइंट, पहला पॉइंट फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स जिसे हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। दूसरी इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स
जिन्हें हम खरीदते तो हैं लेकिन हम उन्हें छू नहीं सकते, हम उन्हें टच नहीं कर सकते, केवल हम फील कर सकते हैं। देन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हमारा दूसरा जो है वो कहलाता है हमारा कौन सा, करंट एसिड्स। एक तो आ गया नॉन करंट एसिड्स। नॉन करंट एसिड्स का मतलब तो क्या हो गया कि मैं वो एसिड्स लेता हूं जिनका मकसद बेचने का नहीं होता। जबकि करंट एसिड्स का मतलब क्या होता है, हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं कैश में विद इन शॉर्ट पीरियड, एक साल के अंदर अंदर वो चीज जिसे आप कैश के अंदर कन्वर्ट कर लो। जैसे आपका स्टॉक, आप स्टॉक को चाहोगे कि एक साल के अंदर अंदर बिक जा, ऐसा ना हो कि अगले साल सेशन चेंज हो जाए या फिर सीजन चेंज हो जाए या फिर डिमांड चेंज हो जाए। तो ऐसा कोई भी चीज जिसका आप चाहते हो जल्दी से जल्दी मैं उसे बेच दूं और पैसे में उसे कन्वर्ट कर लूं। डेप्टर्स, आप चाहते हो आपके पैसे जल्दी से जल्दी मिल जाए, जिसे हम ट्रेड पेबल बोलते हैं या ट्रेड रिसीवेबल, आपकी पेमेंट लेना पेमेंट देना। तो ट्रेड रिसीवेबल जो होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, वो करंट एसेट्स कहलाते हैं। स्टॉक, कैश, बैंक में पैसा, वो सारी की सारी चीजें जिससे आप चाहते हो एक साल के अंदर अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो चीज क्या कहलाती है, करंट एसेट्स। नेक्स्ट हमारा नाम आता है नंबर थर्ड, फिक्चर्स एसेट्स। अब ये फिक्चर्स एसेट्स कौन सी एसेट्स होती है? फिक्चर्स एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो ना तो क्या होती है टेंजिबल, और ना ही आप उन्हें क्या कह सकते हैं, इंटेंजिबल। यानी कि वो दिखाई देती भी है और दिखाई नहीं भी देती, यानी कि आपका बिजनेस उसके बदौलत चलता है। फॉर फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट, जब आप किसी से कोई चीज का एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट के बदौलत आपकी वो चीज चल रही होती है। आज आपका एडवर्टाइजमेंट टीवी पे चल रहा है, आपको शो हो रहा है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट खत्म हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाता है और आपका कारोबार उस एडवर्टाइजमेंट से आगे तक चलता रहता है। आपकी एक प्रेस्टीज है कि उस चीज से आपकी लोगों के दिमाग में एक बात बैठ गई है। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है, वो दिख भी रहा है और एक टाइम के बाद वो दिखना बंद हो गया, उसी के बदौलत आप काम कर रहे हो। एडवर्टाइजमेंट जो है फिक्चर एसेट्स में आता है, यानी ऐसी एसेट्स ना तो आप उसे टेंजिबल कह सकते, ना ही आप उसे इंटेंजिबल कह सकते, ना तो आप छू सकते, ना टच कर सकते, ना ही आप क्या कर सकते उसे अ, चाहे तो आप उसे देख भी सकते हैं टीवी के ऊपर। तो एडवर्टाइजमेंट सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इस तरह से हमारे तीन एसेट्स बैठ गई। पहली एसेट्स नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का मतलब वो एसेट्स जिन्हें हम बेचने के पर्पज से नहीं लेते। नंबर दो करंट एसेट्स, वो एसेट्स जिन्हें हम बेचने के ही पर्पज से लेते हैं और चाहते हैं कि एक साल के अंदर अंदर कैश में वो कन्वर्ट हो जाए। फिक्चर्स एसेट्स, वो एसेट्स जो टाइम टू टाइम हमारे साथ रहती हैं, वो टेंजिबल भी होती है और इंटेंजिबल भी, वक्त के साथ साथ खत्म हो जाती है। तो जुड़े रहिए फ्रंटलाइन अकाउंटिंग पे, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।